नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है पॉडकास्ट मैजिक बुक एजुकेशन में। यहाँ पे हमने इकोनॉमिक्स के चैप्टर क्लास 9th के इकोनॉमिक्स का चैप्टर पालमपुर की कहानी को आज हम कंटिन्यू करेंगे, आगे की तरफ देखेंगे। उम्मीद है आप सभी को पहला पार्ट जरूर देख लिया होगा, उसके आगे अब इसमें समझते हैं। मौसम में पैदा की गई मतलब हर मौसम में अलग अलग तरीके से पैदा की गई फसलें 1960 के दशक के मध्य तक खेती के पारंपरिक बीजों का प्रयोग किया जाता था पालमपुर में। इसकी उपज जो थी अपेक्षाकृत कम थी। परंपरागत बीजों की कम सिंचाई होने की आवश्यकता होती थी। किसान उर्वरक के रूप में गाय के गोबर या दूसरी प्राकृतिक खाद का प्रयोग करते थे। यह सब किसानों के पास तत्काल ही उपलब्ध थे। इन्हें उनको खरीदने की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। मतलब पहले के समय में लोग खेती का यही तरीका करते थे कि उनके पास सारी चीजें पहले से ही अवेलेबल होती थी। अब 1960 के दशक के अंत तक हरित क्रांति ने भारतीय किसानों को अधिक उपज वाले बीजों यानी HYV के द्वारा गेहूं चावल की खेती करने के तरीके सिखाए। परंपरागत बीजों की तुलना में HYV बीजों में एक ही पौधे से ज्यादा पौधे पनप जाते थे। आप पालमपुर में पैदा की जाने वाली फसलों के बारे में पढ़ चुके हैं, मतलब जो भी वहाँ पे फसलें थी वहाँ पे पढ़ चुके थे। ये पहला छूट गया है, तो थोड़ा सा इसको आप पढ़ लीजिएगा। इसके अकॉर्डिंग इस तरीके से अधिक उपजा वाली बीज की तकनीक का प्रयोग किया जाता है। अब समझते हैं आगे की तरफ। मात्रा में अनाज पैदा होने की आशा थी, उसके आगे कंटिन्यू करते हैं। इसके परिणाम स्वरूप जमीन के उस टुकड़े में पहले ही अपेक्षा कहीं अधिक अनाज की मात्रा पैदा होने वाली थी। यद्यपि अति उपज प्रजातियों वाले बीजों में अधिकतम उपज पाने के लिए बहुत ज़्यादा पानी तथा रासायनिक खादों और कीटनाशकों की जरूरत थी। अधिक उपज केवल अति उपज प्रजातियों वाले बीजों, सिंचाई, रासायनिक उर्वरक और कीटनाशक आदि के संयोजन से ही संभव था। मतलब अगर अधिक उपज करना है, ज़्यादा पैदावार करना है, तो उसके लिए इतनी सारी चीज़ों को करने की जरूरत थी। पहले उसमें बीजों की आवश्यकता थी, सिंचाई की आवश्यकता थी, रासायनिक यानी केमिकल जो उर्वरक थे उनकी रिक्वायरमेंट थी, कीटनाशकों की रिक्वायरमेंट थी, ये सारी चीज़ें थी। भारत में पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों ने खेती के आधुनिक तरीकों का सबसे पहले प्रयोग किया। मतलब जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जो इलाकों के क्षेत्र हैं, यहाँ पे इन्होंने कृषि का जो आधुनिक तकनीकों का प्रयोग किया। इन क्षेत्रों में किसानों ने खेती में सिंचाई के लिए नलकूप, HYV बीजों, रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का प्रयोग पहले प्रारंभ किया। उनमें से कुछ ने ट्रैक्टर और फसल गहाने के लिए मशीनें खरीदी, जिसने जुताई और कटाई के काम में तेजी कर दिया। मतलब तेजी तरीके से जो पारंपरिक तरीके से उसको हटा के आगे कर दिया। इसमें गेहूं की पैदावार सबसे ज्यादा होने लगी। पालमपुर में परंपरागत बीजों से गेहूं की उपज जो 1300 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर थी, HYV बीजों की उपज से 3200 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर तक पहुंच गई। गेहूं के उत्पादन में बहुत अधिक वृद्धि हुई। किसानों के पास बाजार में बेचने के लिए अधिशेष गेहूं की काफी मात्रा उपलब्ध थी। इस वक्त ये यहाँ पे कुछ सारणी दी गई है कि हरित क्रांति के बाद गेहूं और अलग चीजों की जो उत्पत्ति थी वो कैसे कैसे बढ़ती चली गई। ठीक है, समझते हैं। जैसे यहाँ पे आप पूरे टेबल को समझिए, कैसे कैसे पूरा बड़ा पूरे टर्म को आप समझ सकते हैं। आगे चलते हैं। एक आरेख में बनाकर दिखाएं, वहाँ पे दिखाया कि क्या हरित क्रांति से दोनों ही फसलों के विचार में समान रूप से समय सिद्ध विचार हुआ। यानी फसलों में वृद्धि हरित क्रांति से पहले जो थी वैसे ही हरित क्रांति के बाद भी थी। ऐसा नहीं है क्योंकि वृद्धि हुई बढ़ी क्योंकि उर्वरक का प्रयोग करना सारा शुरू कर दिया। क्या भूमि यह धारण कर पाएगी? भूमि एक प्राकृतिक संसाधन है, अतः इसका सावधानी पूर्वक प्रयोग करने की जरूरत है। वैज्ञानिक रिपोर्टों में संकेत मिलता है कि खेती की आधुनिक कृषि विधियों से प्राकृतिक संसाधन आधार पर अति उपयोग किया है। अनेक क्षेत्रों में हरित क्रांति के कारण उर्वरकों के अधिक प्रयोग से मिट्टी की उर्वरता कम हो गई है। इसके अतिरिक्त नलकूपों के सिंचाई के कारण भूमि जल से सतत प्रयोग से भूम जल स्तर कम हो गया है। मतलब उर्वरता कम हो गई। जो केमिकल जो फर्टिलाइजर केमिकल जो यूरिया वगैरह जो छीटा जाता है, इसके कारण उर्वरता है यानी जो जितना उसकी क्षमता थी उससे वो बहुत कम हो गई। और सिंचाई के कारण जो मशीनों नलकूपों के द्वारा जो सिंचाई होने लगी, इससे जल का स्तर भी काफी ज्यादा घट गया। अब मिट्टी की उर्वरता और भौम जल जैसे पर्यावरण संसाधन कई वर्षों में बनते हैं। एक बार नष्ट होने के बाद इन्हें पुनर्जीवित करना बहुत ही कठिन होता है। किसानी का भावी विकास सुनिश्चित करने के लिए हमें पर्यावरण का देखभाल भी करना चाहिए। मतलब विकास जरूरी है पर हमें पर्यावरण का भी ध्यान रखना आवश्यक है, अति आवश्यक। अब समझते हैं पालमपुर में किसानों की भूमि को किस प्रकार वितरित किया। मतलब उन्होंने अपने किसानों ने इसको वितरित कैसे किया। आपने यह जान लिया होगा कि खेती के लिए भूमि कितनी महत्वपूर्ण है। मतलब भूमि तो सबसे ज्यादा अति आवश्यक होती है। दुर्भाग्यवश खेती के काम में लगे सभी लोगों के पास खेती के लिए पर्याप्त भूमि नहीं होती है। पालमपुर में 450
400 परिवारों में से लगभग 1 तिहाई अर्थात 150 परिवारों के पास ही खेती के लिए भूमि नहीं थी, जो अधिकांश दलित थे, जो दलित थे उनके पास भूमि नहीं थी खेती करने के लिए। बाकी परिवारों में से लगभग 240 परिवार जिनके पास भूमि है, 200 हेक्टेयर से कम क्षेत्रफल वाले छोटे भूमि के टुकड़ों पर खेती करते हैं। भूमि के ऐसे टुकड़ों पर खेती करने से किसानों के परिवार को पर्याप्त आमदनी भी नहीं हो पाती है। मतलब अगर पर्याप्त भूमि नहीं हुई तो उस पे किसान खेती करके कहाँ से आपको अन्न दे पाएगा। चित्र 1.5 से कुछ को समझाया गया है, इसको आप पढ़ के समझ सकते हैं अच्छे तरीके से। यहाँ पे ये तरीके दिखाए गए हैं कि किस तरीके से खेती और अंत में कटाई का प्रयोग किया गया। क्या श्रम की व्यवस्था कौन करेगा? मतलब देखिए, अब मैं आपको एक तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ। कृषि का जो क्षेत्र था वो 54.4% और 44.6% सीमांत में हेक्टेयर छोटे कृषक 2 हेक्टेयर से कम थे। अब कृषकों की संख्या 85% हो गई और 15% अर्ध मंझली बड़े किसान भी बन गए। सो कुछ चीज़ें हैं जो हमको समझनी चाहिए। श्रम की व्यवस्था कौन करेगा? बस भूमि के पश्चात श्रम उत्पादन का दूसरा आवश्यक कारक होता है। खेती में बहुत ज़्यादा परिश्रम की आवश्यकता होती है। छोटे किसान अपने परिवार के साथ अपने खेतों में स्वयं काम करते हैं। इस तरह खेती की आवश्यक श्रम की व्यवस्था भी स्वयं ही करते हैं। मझोले और बड़े किसान अपने खेतों में काम करने के लिए दूसरे श्रमों को किराए पर रखते हैं और उनसे खेती करवाते हैं। अब फसल पर कोई भी अधिकार नहीं होता, लेकिन अगर वो श्रम तो करते हैं पर उनका फसल पे कोई भी अधिकार नहीं होता, जैसा किसानों का होता है। बल्कि उन्हें उन किसानों द्वारा मजदूरी मिलती है, मतलब वो एक वेतन पे, तय वेतन पे रहते हैं। अनाज के रूप में वो वेतन नकद पैसे के रूप में भी हो सकती है, वस्तु के रूप में हो सकती है या अनाज के रूप में भी हो सकता है। कभी-कभी श्रमिकों को भोजन भी मिलता है। मजदूर एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र, एक फसल से दूसरी फसल, खेत और दूसरे कार्य में स्वयं करता है और रोजगार की अवधि भी काफ़ी भिन्नताएँ होती हैं। खेत में काम करने वाले श्रमिक या तो दैनिक मजदूरी के आधार पर कार्य करते हैं या उसे कार्य विशेष कटाई पूरे साल में काम पर रखा जाता है। मतलब या तो वो पूरा साल तक काम करेगा या एक सीज़न वाइज़ काम कर सकता है। नाला पालमपुर में दैनिक मजदूरी पर काम करने वाला एक भूमिहीन श्रमिक है। इसका मतलब है कि उसके लागत काम ढूँढते रहना है। मतलब वो लगातार काम ढूँढता रहेगा, नहीं तो वो छूट जाएगा। सरकार द्वारा खेतों में काम कराने वाले श्रमिकों को एक दिन के लिए न्यूनतम वेतन ₹300 थी। 2019 में इतना वेतन आवश्यक है, आप देंगे ही देंगे, निर्धारित किया गया है। लेकिन डाला मात्र ₹160 ही मिलते हैं। पालमपुर में खेतिहार श्रमिकों में बहुत ज़्यादा स्पर्धा है, इसलिए लोग कम वेतन में भी काम करने के लिए सहमत हो जाते हैं। डाला अपनी स्थिति के बारे में रामकली से शिकायत करती है, जो एक अन्य खेतिहर श्रमिक डाला रामकली दोनों निर्धनतम व्यक्तियों में से एक है। मतलब पूरे चैप्टर में यहाँ पे प्रश्नों के माध्यम से आगे चर्चा की गई है। अब प्रश्नों के माध्यम से चर्चा की गई है इस पूरे उसमें। अब एक बार काम करते हैं, हम इसको सारांश समझ लेते हैं। गाँव में खेती मुख्य उत्पादन की क्रिया होती है। किसी भी गाँव में खेती के लिए सबसे बड़ी क्रिया जो होती है वो यही होती है। पिछले वर्षों में खेती की विधियों में कई महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं। इनकी वजह से किसान उतनी ही भूमि पर अधिक फसल पैदा करने लगे हैं। ये एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है क्योंकि भूमि स्थायी तथा दुर्लभ होती है। उत्पादन को बढ़ाने के लिए भूमि और अन्य प्राकृतिक संसाधनों पर बहुत बड़ा दबाव पड़ा है। खेती में नई विधियों से कम भूमि परंतु अधिक पूंजी की जरूरत हो पड़ती है। मझोले और बड़े किसान अपने उत्पादन के बचत में मौसम में पूंजी की व्यवस्था कर लेते हैं, बल्कि दूसरे जो छोटे किसान होते हैं वो नहीं कर पाते। जो भारत में किसानों की संख्या लगभग 80% है, पूंजी की व्यवस्था करना उनके लिए बहुत ही कठिन होता है। उनके भूखंड का आकार भी बहुत छोटा होता है, जिसको वो पर्याप्त उत्पादन के साथ धन को या फिर राशन को इकट्ठा नहीं कर पाते और उसको बेच नहीं पाते और उनको कर्ज लेना पड़ता है। तरह तरह के कर्जों से वो बढ़ते जाते हैं, उनको कर्ज को नहीं चुका पाते हैं और आगे चलकर उनको अलग-अलग चीज़ों के द्वारा काम किया जाता है। इस समय गाँव में गैर कृषि क्षेत्रों का बहुत बड़ा नहीं है। भारत में ग्रामीण क्षेत्र में 100 कामगारों में से केवल 24 ही गैर कृषि कार्य में लगे हैं। मतलब लमसम 76 लोग ऐसे हैं जो अभी भी कृषि कर रहे हैं। यद्यपि गाँव में अनेक प्रकार के गैर कृषि कार्य हैं, हमें केवल कुछ ही उदाहरण देखे हैं। प्रत्येक कार्य में नियुक्त लोगों की संख्या बहुत ही कम है। हम चाहेंगे कि भविष्य में गाँव में गैर उत्पादन क्रियाओं में भी वृद्धि हो। खेती में विपरीत गैर कृषि कार्यों में कम भूमि की आवश्यकता होती है। लोग कम पूंजी से भी गैर कृषि कार्य को प्रारंभ कर सकते हैं। इस पूंजी का पर्याप्त किया जा सकता है। मतलब इसमें पूरा बताने की कोशिश किया गया है कि आप अपना खुद का बिजनेस करके भी आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ पे ये चैप्टर खत्म होता है। ये कुछ अभ्यास है, इसको आप कर लीजिएगा। इसके ऊपर भी मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ, क्लास 9th के। स्टे ट्यून्ड, कीप सपोर्टिंग मैजिक बुक एजुकेशन।